हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब बच्चों, आप सबके बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने ही वाले हैं। 25 फैब को आपका साइंस का एग्ज़ाम है और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मुझे ऐसा लगता है कि बायो में ये ऐसे 24 क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप करते हैं तो आपकी बहुत ही हेल्प होने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन, द डाइजेस्टिव जूस विच कंटेन्स नो एंजाइम। ऐसा कौन सा डाइजेस्टिव जूस है जिसके अंदर कोई एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है। पहला लिखा है बच्चों पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस कौन सिक्रीट करता है बच्चों? पैनक्रियास। पैनक्रियास एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है क्योंकि वो हार्मोन सिक्रीट करती है, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। पैनक्रियास जो है वो बेटा एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसीलिए पैनक्रियास को क्या कहा जाता है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्या कहा जाता है बच्चे? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इसका एंडोक्राइन फंक्शन क्या है कि ये दो हार्मोन सिक्रीट करती है, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। और एक्सोक्राइन फंक्शन मतलब कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जब ये हिस्सा होती है, और डाइजेस्टिव जूस में क्या सिक्रीट करती है बेटा? ये पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस जो है बच्चे, इसमें हमारे फूड के कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी है जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम भी है जिसको हम कहते हैं बच्चे ट्रिप्सिन। एंड ऑल्सो लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी है जिसको हम कहते हैं लाइपेज। तो पैनक्रियाटिक जूस जो है बच्चे, उसके पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों को ही डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं। बहुत ही पावरफुल जूस होता है बेटा पैनक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक वर्ड ही आप समझे स्टमक से रिलेटेड है। गैस्ट्रिक वर्ड स्टमक के लिए यूज होता है। गैस्ट्रिक जूस मतलब जो स्टमक रिलीज करे। और स्टमक की कौन सी ग्लैंड्स हैं जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेंगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और क्या तीन चीजें होती हैं बच्चे गैस्ट्रिक जूस के अंदर? हम कह सकते हैं बच्चे HCl, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है? एसिडिटी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है। स्टमक की जो लाइनिंग है उससे भी उसको भी बहुत हार्म होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना सिक्रीट हो तो ये पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव एंजाइम है, कैसा एंजाइम है बेटा? इनएक्टिव एंजाइम है। ये अपने एक्टिव स्टेट क्या है बच्चे? इसका पेप्सिन बनना। पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना ज्यादा एसिडिक है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो स्टमक की लाइनिंग को भी खराब कर देगा, डैमेज कर देगा। उसको बचाने के लिए तीसरी चीज सिक्रेट होती है बच्चे म्यूकस, जो कि स्टमक की लाइनिंग में एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, उसको बचाती है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। उसके बाद आता है बच्चे बाइल जूस। बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है बच्चे? लिवर जो सिक्रीट करता है बाइल जूस में क्या प्रेजेंट होता है? बाइल सॉल्ट्स का क्या काम है बच्चे? कि ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को, क्योंकि जो लाइपेज एंजाइम है जो लिपिड्स को तोड़ेगा, अब वो इतने लार्ज फैट ग्लोब्यूल पे एक साथ काम नहीं कर पाता अच्छे से, तो पहले उस लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ा जाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और ये काम कौन करता है? बाइल सॉल्ट्स। तो बाइल सॉल्ट्स का क्या काम है बच्चे? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब बाइल जूस के अंदर तो कोई भी एंजाइम नहीं है, क्योंकि बाइल जूस में तो खाली बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट है जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेंगे। दूसरा बच्चों बाइल जूस का क्या काम है? कि ये एल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करता है। एल्कलाइन पीएच, जैसे आप समझे बेटा
स्टमक के अंदर जो एंजाइम है पेप्सिनोजन, उसको एक्टिव स्टेट में आने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। लेकिन जो पैनक्रियास के एंजाइम है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इनको काम करने के लिए, इनकी वर्किंग के लिए इनको एक एल्कलाइन मीडियम चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए, जो कौन प्रोवाइड करता है बच्चे? बाइल जूस। नेक्स्ट आता है बच्चे इंटेस्टाइनल जूस, जो इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग सिक्रीट करती है, और उसमें भी वो सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, जो फर्दर उनका डाइजेशन बचा है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम्स के थ्रू। तो अब इस क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या था? ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम बताओ जिसके अंदर, ऐसा डाइजेस्टिव जूस कौन सा है जिसके अंदर कोई एंजाइम ही नहीं है? तो कौन सा है बच्चे? बाइल जूस, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट? कि जब हम फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने एनसीईआरटी की बुक में देखा है बच्चे, फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसमें दो आप देखते हैं बच्चे पैट्री डिश रखी हुई है, और उनके अंदर क्या किया है बच्चे? उनके अंदर एक बेल जार के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है। उसका रीजन क्या है? कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए, हमने उस एक्सपेरिमेंट में क्या समझना है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां प्रेजेंट है? पूरे एयर में। अब पूरे एयर के तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्लॉक नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, जो हमारे प्लांट्स हैं पहले उनको बेल जार के अंदर रखा, ताकि सिर्फ उसके अंदर की एयर उनको प्रोवाइडेड हो, और उसके अंदर की एयर में से हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसी तरीके से खत्म कर सकें। पूरे एटमॉस्फेयर में से तो हम नहीं कर सकते, तो हमने बेल जार के जब अंदर रखा तो एक में हमने क्या किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा, ताकि उस बेल जार के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर ले। और दूसरा जो हमारा बेल जार के अंदर प्लांट है, उसको तो उस बेल जार के अंदर जो एयर है उसमें से मिलेगी ही कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की? क्या इंपॉर्टेंस है बेटा? कि वो एब्जॉर्ब कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। और फिर हम दोनों को, प्लांट्स को, कुछ समय बाद देखेंगे कि किसमें फोटोसिंथेसिस है, किसकी हेल्प से बच्चे? स्टार्च टेस्ट की हेल्प से, आयोडीन टेस्ट की हेल्प से, कि वहां पे स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज। पानी का टूटना, आप समझे, सनलाइट जो प्लांट लेता है, एब्जॉर्ब करता है अपने क्लोरोफिल से, उसका सिर्फ एक ही काम है, वाटर को स्प्लिट करना। किसके अंदर? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे, ये प्लांट्स के अंदर फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जिन फोटोसिस्टम के थ्रू जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट इन दी फोटोसिस्टम, तो वहां पे खाली इस इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से क्या जनरेट होता है बच्चे? वहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से क्या जनरेट होता है बच्चे? हाई एनर्जी कंपाउंड्स। कौन से बच्चे? एटीपी एंड NADPH2। मतलब जितनी भी एनर्जी बन रही है सनलाइट से, वो कैसे है? सबसे पहले क्या होगा सनलाइट की हेल्प से? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर टूटेगा हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। अब यहां पे एक और चीज समझने वाली है कि इसका मतलब आप समझें, जब हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं कि रिएक्शन में H2O कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है और ग्लूकोज बनाता है, और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। अब ये ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी आ सकती है, वाटर से भी आ सकती है, क्योंकि दोनों के पास ऑक्सीजन है। लेकिन ऑक्सीजन रिलीज कहां से हो रही है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के टाइम पर। यानी कि ऑक्सीजन रिलीज हुई है कहां से बच्चे? जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस। फोटो किसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं बच्चे? एनर्जी पार्टिकल्स ऑफ लाइट के लिए फोटोन्स वर्ड यूज होता है। आप पढ़ते हैं बच्चे फिजिक्स में, तो फोटो एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो इसको हम प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को फोटोलाइसिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास,
कस्क्यूटा प्लांट एब्जॉर्ब फूड थ्रू। कस्क्यूटा कैसा प्लांट है? एक पैरासिटिक प्लांट है। अब ये पैरासिटिक प्लांट दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। पैरासाइट्स क्या है? जो खुद कुछ भी मेहनत ना करे और किसी और की मेहनत से डाइजेस्ट किए हुए न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में ले ले। इनको हम क्या कहते हैं बच्चे? पैरासाइट। तो इसमें आप समझे कस्क्यूटा प्लांट फूड कैसे एब्जॉर्ब करता है। उसके पास स्पेशल रूट्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं बच्चे? हॉस्टोरिया। हालांकि अगर आप देखेंगे कि अगर कोई बच्चा पूरा क्वेश्चन ना पढ़े तो वो रूट्स पे भी टिक करके आ सकता है, लेकिन ये सिंपल रूट्स नहीं होती, स्पेशल रूट्स होती हैं जो उस प्लांट के, कस्क्यूटा प्लांट के स्टेम पार्ट से निकलती हैं। और ये कस्क्यूटा प्लांट दूसरे प्लांट को क्या करता है बच्चे? उसको ये कस्क्यूटा प्लांट क्या करता है बच्चे? जो सेकंड प्लांट है जिसके ऊपर ये पैरासाइट है, ये उसमें ये जो रूट्स हैं जो उसके स्टेम से निकल रहे हैं, हॉस्टोरिया, ये उसमें ड्रिल की तरह काम करती है और उसके जाइलम से और फ्लोएम से, जाइलम से क्या लेंगी बच्चे? वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम से क्या लेंगी बच्चे? उसके जो फूड पार्टिकल्स हैं, और इस तरीके से अपना न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट है बच्चे द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज। अब ये आप सबको पता है, मुझे पता है। जैसे ही आपने देखा, आपने कहा इतना सिंपल क्वेश्चन, हमसे यही पूछ लिया सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? सलाइवरी अमाइलेज। फिर ऑप्शन में देखते हैं सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट ही नहीं, क्योंकि अनदर नेम क्या है बच्चे सलाइवरी अमाइलेज का? टाइलिन। इसमें पी साइलेंट होता है बच्चे, इसको हम टाइलिन रीड करते हैं। तो ये आपसे बोर्ड में आराम से पूछा जा सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो बच्चे कि सलाइवरी अमाइलेज का ही अनदर नेम टाइलिन है। पेप्सिन क्या है? जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड ने रिलीज किया था, किसको डाइजेस्ट करने के लिए? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, यहां पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है बच्चे, पेप्जिन, इसको आप ट्रिप्सिन लिख लें बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा लाइपेज। लाइपेज किसका डाइजेशन करता है बेटा? लिपिड्स का। और ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों ही किसका डाइजेशन करते हैं बच्चे? प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए। दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? कि पेप्सिन रिलीज होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से और ट्रिप्सिन कहां से रिलीज होगा बच्चे? पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है ट्रिप्सिन, अभी हमने पढ़ा। लेकिन इसको काम करने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए। नेक्स्ट है बच्चे डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड बाय। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो लास्ट पार्ट है बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम पार्ट। अब आप समझे बेटा, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, कायदे से क्या होना चाहिए? उसका ये एपिथेलियम होना चाहिए, सेल्स को फ्लैट होना चाहिए। एपिथेलियम मतलब ऐसी सेल्स, आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, जो किसी भी ऑर्गन की आउटर लाइनिंग बनाती है। अब ये ऐसे एपिथेलियम होना चाहिए, लेकिन हमें क्या एडेप्टेशन दिखाई देता है बेटा इलियम के अंदर? कि ये एपिथेलियम ऐसा ना होकर ऐसा है। जो सेल्स हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में प्रेजेंट हैं। ऐसा क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड कैपिलरीज इनसे अटैच हो सके। क्योंकि आप समझे, स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट हिस्से में खाने का सारा डाइजेशन हो चुका, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका, जितने भी प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो चुके, जितने भी लिपिड्स हैं वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुके। अब ये जाएंगे कहां? ब्लड के अंदर। अब ये ब्लड के अंदर जो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उनको फटाफट से बॉडी के सारे सेल्स में भेजना है। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, तो जाएंगे कैसे बच्चे? ब्लड वेसल्स के थ्रू। ये जो इलियम पार्ट है इससे से ज्यादा ब्लड कैपिलरीज अटैच होंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप समझें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी, सरफेस एरिया उतना ही बढ़ जाएगा ज्यादा से ज्यादा ब्लड कैपिलरीज अटैच होने के लिए। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझने वाला है बेटा, यहां पे आप लिम्फ वाला पॉइंट भी क्लियर करें। लिम्फ, यहां पे जो ब्लड वेसल्स ये यहां पे प्रेजेंट होंगी बेटा, सेंटर में यहां पे क्या प्रेजेंट होती है? लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब बच्चे लिम्फेटिक कैपिलरीज किस में हेल्प करती हैं? डाइजेस्टेड फैट को एब्जॉर्ब करने में।
यानी जो हमारे पास फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आएगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आएगा बच्चे, फैट के डाइजेशन के बाद वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होगा? लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू, जिनको लैक्टियल्स भी कहा जाता है। लेकिन हमारा जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होगा बच्चे? ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। ये बात याद रखना। तो इस स्ट्रक्चर को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चे? विलाई। क्वेश्चन क्या है? डाइजेस्टेड फूड ब्लड में किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है? विलाई, जो कि क्या है बच्चे? एपिथेलियल सेल्स हैं इलियम पार्ट की। नेक्स्ट लिवर। लिवर कहां पे हमने अब पढ़ा है बच्चे? आप क्लास 10th के रिस्पेक्ट में अगर पूछें तो ऑल्दो बॉडी में लिवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं। डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, बॉडी में हर बाइल जूस के सिक्रीशन में मेनली ये हेल्प करता है बेटा। और बाइल जूस से बाइल सॉल्ट जो हमने अभी डिस्कस किया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में और एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने में। पैनक्रियाज का फंक्शन अभी हमने पढ़ा बेटा, और स्टमक का भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? सेल के अंदर रेस्पिरेशन का मतलब है जो फूड का ब्रेकडाउन होगा सेल के अंदर, जहां पे ऑक्सीजन रिलीज होगी, एनर्जी बनेगी, तो ये कहां पर होती है प्रोसेस बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहीं पे अल्टीमेटली सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा और उससे एनर्जी बनेगी। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनली है जो सिर्फ प्लांट्स में मिलेगी हमें, और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चे? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करके किस में हेल्प करता है बच्चे? फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट है बच्चे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? एक ऐसी ऑर्गेनली जो सेल के अंदर सबसे मेन ऑर्गेनली है। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी वर्किंग होगी वो सब न्यूक्लियस में जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से होगी। सेल से जो नई सेल बनेगी रिप्रोडक्शन में भी, उसमें नई सेल के कैसे कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो भी उसके न्यूक्लियस में जो जीनोम है उसकी इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मतलब इनसाइड, एंडो मतलब क्या है बच्चे? इनसाइड। प्लाज्मिक मतलब क्या है बच्चे? साइटोप्लाज्म। और रेटिकुलम का क्या मतलब होता है बच्चे? नेटवर्क। तो सेल के अंदर बच्चे कैसा नेटवर्क? देखो आप समझो, ये न्यूक्लियस है बेटा। न्यूक्लियस कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। इस डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के बाहर जो हमें इस तरीके का क्या मिलता है बच्चे? नेटवर्क मिलता है, पतले पतले शीट्स या ट्यूब्स के फॉर्म में। उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रेटिकुलम दो तरह का होता है। अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स अटैच हैं, क्या अटैच हैं बच्चे? राइबोसोम्स अटैच हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे बच्चे? अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स अटैच हैं तो इसका सरफेस बहुत रफ हो जाएगा, और हम इसे क्या कहेंगे बच्चे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन्स की सिंथेसिस, राइट। और अगर राइबोसोम सरफेस पे नहीं है तो हम इन्हें क्या कहेंगे बच्चे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उनका काम क्या है बच्चे? लिपिड्स की सिंथेसिस। अब समझें आप, अगर मैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखूं तो सेल मेम्ब्रेन भी कैसी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती, और उसके अंदर भी लिपिड की बाइलेयर के बीच में बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में भी क्या आते हैं बेटा? प्रोटीन्स और लिपिड्स। तो बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स और लिपिड्स जो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, वो कौन बनाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि ये किस में हेल्प करते हैं बच्चे? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन
बायोजेनेसिस में भी हेल्प करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा, डैश इज कॉल्ड एज फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। बॉडी में जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा नर्वसनेस है, या एकदम से ऐसी सिचुएशन है कि जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन अभी इमरजेंसी में आपको डैश इज कॉल्ड एज फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन किसको कहते हैं? जब भी हमें कभी भी बॉडी में इमरजेंसी कंडीशन होती है या आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, उस टाइम पे कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है बच्चे? एड्रेनलिन। अगर एग्जाम टाइम में इस टाइम पर आपका ब्लड टेस्ट लिया जाए तो आपकी बॉडी में जो सबसे ज्यादा एग्जाम हॉल में आपके ब्लड में जो हार्मोन मिलेगा उसका क्या नाम है बच्चे? एड्रेनलिन। रीजन, क्योंकि आप उस टाइम पर सबसे ज्यादा जो है वो फोकस्ड होंगे और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होंगे कि हमारा एग्जाम बेटर होना चाहिए, लेकिन आपको ये होना नहीं चाहिए बेटा। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका डर दूर होता जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बहुत ज्यादा एमसीक्यू, केस बेस्ड स्टडी, आप सोचे सिंपल हम एनसीईआरटी पढ़ के चले जाएं और हमारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं बेटा। जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अपना एग्जाम से बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके दे पाएंगे, राइट। डैश इज कॉल्ड एज फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। कौन सा है बच्चे ऐसा फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन जिसे कहेंगे हम? एड्रेनलिन। कौन सिक्रीट करता है बच्चे इसको? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है बच्चे? जस्ट अबाउट द किडनीज। किडनीज के ऊपर जो हमारी 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वो कौन सी है बच्चे? ये एड्रीनल ग्लैंड, राइट। और एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा। दोनों का ही काम है कि वो इमरजेंसी कंडीशन में हमारी बॉडी को सुपरचार्ज कर देती हैं। कैसे? हार्ट रेट बढ़ाकर, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाकर। हार्ट रेट बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी हमारा ब्लड जो है वो सेल्स तक पहुंचेगा, जल्दी जल्दी उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, फटाफट से ऑक्सीजन मिलेगी ब्रीदिंग रेट बढ़ने की वजह से। और ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जब साथ में बाइंड करेंगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी जो कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में बॉडी को चाहिए। टेस्टोस्टेरोन क्या है बेटा? ये एक एंड्रोजन है। एंड्रोजन है बच्चे, एंड्रोजन हार्मोन, जो कि मेल बॉडी में सिक्रीट करती हैं बेटा। प्राइमरी जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, जो कि 2 चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन, मेल गैमेट बनाने के लिए भी बेटा, और दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी। ऐसे ही ईस्ट्रोजन क्या है बेटा? जो ओवरी सिक्रेट करेंगी। अगेन ये भी क्या है बेटा? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल, और इसके भी दोनों काम है। नंबर 1 गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करना, और दूसरा क्या है बच्चे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। थायरोक्सिन कौन रिलीज करता है बच्चे? थायराइड ग्लैंड। और थायरोक्सिन का काम क्या है? बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना। आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का ब्रेकडाउन हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है, कितना होने की जरूरत है, बॉडी में कितना ग्रोथ के लिए जाएगा। किसी की बॉडी में ये मेटाबॉलिज्म फास्ट है, किसी में स्लो है। मेटाबॉलिज्म समझे आप 2 चीजों से मिलकर बना है बेटा, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब है बेटा? कैटाबॉलिज्म का मतलब है जितनी भी ऐसी रिएक्शन है बॉडी में जिसमें बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है, उन रिएक्शन को क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। और अगर बॉडी में छोटे साइज के मॉलिक्यूल जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो वो क्या है बच्चे? एनाबॉलिज्म। और दोनों रिएक्शंस को मिला के, यानी आपकी बॉडी में सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? मेटाबॉलिज्म, राइट। और मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करता है बच्चे? थायराइड ग्लैंड। कौन सा हार्मोन रिलीज करके बच्चे? थायरोक्सिन, राइट। क्वेश्चन क्या था? फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन इमरजेंसी कंडीशन में कौन सा रिलीज होगा? कौन सा है बच्चे? एड्रेनलिन, राइट। नेक्स्ट है बच्चे, सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन फीमेल्स इज। सर्जिकल मेथड मतलब कि सर्जरी करके आपने कोई पार्ट ही कट कर दिया और उसको लाइगेट कर दिया ताकि गैमेट आगे वहां से मूव ही ना कर सके। तो अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को ही आप कट करके लाइगेट कर सकते हैं।
तो बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फेलोपियन ट्यूब को कट करके लाइगेट किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं सर्जिकल प्रोसीजर को ट्यूबेक्टोमी, राइट। टॉमी अपने आप में TOMY क्या होता है बच्चे, कट सेक्शन, कट लगाना, उसके लिए यूज करते हैं। ट्यूब्स को कट लगाकर सर्जिकल प्रोसीजर जो परफॉर्म करते हैं उसको कहा ट्यूबेक्टोमी, यानी फेलोपियन ट्यूब के ऊपर। वेजेक्टोमी किसके अंदर है बच्चे, मेल्स के अंदर। अगर सेम प्रोसीजर परफॉर्म किए मेल के अंदर, तो मेल के अंदर जो ट्यूब्स हैं, कॉइल ट्यूब्स, जिससे स्पर्म मूव करता है, उसको हम क्या कहते हैं, वास डेफरेंस। और उनको कट करके लाइगेट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे, वेजेक्टोमी। नेक्स्ट है बच्चे कॉपर टी। कॉपर टी क्या है बेटा, ये एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है जो कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे कैप। कैप भी एक ऐसा मेथड है बच्चे जो बैरियर मेथड है, अगेन, राइट। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन। हम जो अपनी मर्जी से करते हैं, इच्छा से करते हैं, विल से करते हैं, ऐसे वॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है बच्चे, सेरिब्रम, जो कि मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन है। हमारी बॉडी में जो प्रिसाइज वॉलेंट्री एक्शन है, बहुत ही बारीक जो हम काम करते हैं, या हमारी बॉडी का पोस्चर है, बैलेंस है, इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है बच्चे, सेरिबेलम। मेड्यूला ऑब्लंगेटा क्या काम करता है बच्चे, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, आप समझे, आपका जो हार्ट है वो अपना स्टिमुलस खुद ही जनरेट करता है ऐसे नोड के थ्रू, साइनो एट्रियल नोड के थ्रू, लेकिन हार्ट रेट को कम या ज्यादा किया जा सकता है किसकी हेल्प से, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ऐसे ही जो आपका ब्लड प्रेशर है वो भी कौन कंट्रोल करता है बेटा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। आपका ब्रीदिंग रेट भी, ब्रीदिंग रेट कंट्रोल होता है पोन्स के साथ मिलकर। पोन्स में ऐसे कीमोटैक्सिक सेंटर होते हैं कि बॉडी को अगर ब्रीदिंग रेट बढ़ाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाए, या बहुत ज्यादा H+ आयन का इंक्रीज होना, या कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी में इंक्रीज करना, ये कीमोटैक्सिक सेंटर जो है पोन्स में, उनको स्टिमुलेट करता है, और वो ब्रीदिंग रेट को बढ़वाकर क्या करते हैं बच्चे, वापस से आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज करते हैं बाय पोन्स, राइट। नेक्स्ट है बेटा प्लांट ग्रोइंग टुवर्ड्स लाइट। प्लांट जो लाइट की तरफ ग्रोथ शो करेगा, की तरफ, ग्रोइंग टुवर्ड्स, जहां टुवर्ड्स वर्ड आ जाए, सिंपल सी बात है, वो कैसी मूवमेंट है बच्चे, ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट, अगर आपको क्वेश्चन में ये समझ ही नहीं आ रहा कौन सी ट्रॉपिक मूवमेंट है, कौन सी नेस्टिक मूवमेंट है, जहां टुवर्ड्स वर्ड आ जाए कि एक स्टिमुलस है उसकी तरफ मूवमेंट हो रही है, उसकी तरफ, टुवर्ड्स मतलब कि वो ट्रॉपिक मूवमेंट है। अगर डायरेक्शन लेस मूवमेंट है तो कैसी मूवमेंट है बच्चे, नेस्टिक मूवमेंट है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, प्लांट जो ग्रो करता है लाइट की तरफ, तो क्या वर्ड आ जाएगा बेटा, लाइट के लिए अभी हमने डिस्कस किया था, फोटोन्स वर्ड यूज होता है, और डायरेक्शन वाली जो मूवमेंट होती है प्लांट्स में, उनके लिए ट्रॉपिज्म वर्ड यूज होता है। तो क्या वर्ड हुआ बच्चे, फोटोट्रॉपिज्म। अगर जियोट्रॉपिज्म की बात करें, जियो मतलब यहां पे क्या है बेटा, जियो अर्थ के लिए यूज होता है, राइट। आप जियोग्राफी पढ़ते हैं, जियो का यहां मतलब है ग्रेविटी। ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट कौन शो करता है, रूट्स। तो रूट्स कैसी मूवमेंट शो करती हैं बेटा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। क्या शो करती हैं बेटा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और शूट क्या शो करते हैं बच्चे, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। शूट क्या शो करते हैं बच्चे, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। फिर है बच्चे हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मतलब पानी, वाटर की तरफ मूवमेंट को हम क्या कहेंगे बच्चे, हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो वाटर की तरफ मूवमेंट हाइड्रोट्रॉपिज्म कौन शो करेगा, अगेन रूट शो करेंगे। आप समझे बच्चे, अगर वाटर की तरफ मूवमेंट शो कर रही है रूट्स, राइट, तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है इसमें कि रूट्स ज्यादा क्या शो करती हैं, मतलब अगर स्ट्रॉन्गर कौन सा है, हाइड्रोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिज्म, तो उसका आंसर क्या होता है बच्चे, हाइड्रोट्रॉपिज्म। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, कायदे से रूट्स को तो जियोट्रॉपिज्म शो करना चाहिए, लेकिन अगर यहां पे मैं वाटर का एक सोर्स रख दूं तो मुझे ये रूट्स इस तरीके से बेंड होती हुई नजर आएंगी। तो इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोट्रॉपिज्म इज स्ट्रॉन्गर देन
जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है बच्चे कीमोट्रोपिज्म, केमिकल्स की तरफ मूवमेंट, उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, कीमोट्रोपिज्म। केमिकल्स की तरफ मूवमेंट कौन शो करता है, एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। क्या है बच्चे इसका एग्जाम्पल, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। आप देखें बेटा, एक प्लांट के अंदर दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। अगर पॉलन ग्रेन इस पे फॉल करता है, ये पॉलन ट्यूब बनाने की परमिशन इसे कब मिलेगी, जब वो सेम स्पीशीज का होगा। कैसे पता चलता है कि वो सेम स्पीशीज का है, इस पॉलन ग्रेन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं, इस स्टिग्मा के ऊपर भी कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं इस स्पीशीज के लिए। तो जब ये दोनों मैच कर जाते हैं, पॉलन ग्रेन के केमिकल्स और स्टिग्मा पे केमिकल्स, तब ये पॉलन ट्यूब बनाने की परमिशन मिलती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चे, कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आप समझे, दिस इज ओवरी, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा ओव्यूल। ये जो पॉलन ट्यूब है ये मूव करती है बेटा टूवर्ड्स ओव्यूल, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही एंटर करती है। वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है, आप समझे बेटा, यहां पे आपने ये भी पढ़ा है रिप्रोडक्शन चैप्टर में कि दिस इज एग, और एग के जो आगे की सेल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड्स। ये जो सिनर्जिड्स हैं बेटा, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये क्या करती हैं बेटा, सिनर्जिड सेल्स केमिकल सिक्रिएट करती हैं जो कि गाइड करता है पॉलन ट्यूब को कि उसको यहां से एंट्री लेनी है पॉलन ट्यूब को। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है, राइट। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास क्वेश्चन, अ प्लांट इज कैप्ड इन डार्क, अ प्लांट इज कैप्ड इन डार्क फॉर 48 आवर्स इन एन एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू। एक प्लांट को 48 घंटे के लिए एक डार्क रूम में रखते हैं कभी भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। रीजन क्या है इसका, क्या है इसका रीजन, ताकि हम अनबाइज्ड होकर टेस्ट कर सके। आप किस चीज का टेस्ट, हमें ये बताना है कि उसमें फोटोसिंथेसिस हुई या नहीं। फोटोसिंथेसिस में हमें मिलेगा क्या, स्टार्च, लेकिन स्टार्च तो उस प्लांट ने पहले भी बना रखा होगा। तो हम क्या करते हैं, हर एक्सपेरिमेंट से पहले जो पॉटेड प्लांट होता है उसको 48 घंटे के लिए डार्क रूम में रख देते हैं कि उसमें 48 घंटे के लिए सनलाइट हो ही ना, फोटोसिंथेसिस हो ही ना। और उससे क्या फायदा है कि उस दौरान वो पहले से जो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है उसको कंज्यूम करेगा अपनी बॉडी के लिए। तो हम क्या करते हैं बेटा, ताकि स्टार्च उसकी बॉडी से रिमूव हो जाए और उसके बाद जब हम उसे सनलाइट में लेकर जाएं तो हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट करें कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है या नहीं, पर पहले से स्टार्च नहीं होगा तभी तो टेस्ट कर पाएंगे कि इतनी देर में बना है या नहीं, राइट। ऐसे ही लाइट के लिए, तो इसीलिए ताकि उसकी बॉडी से स्टार्च रिमूव हो जाए लीव्स से, इस दौरान हम उसको डार्क रूम में रखते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चे, द टर्म कार्डियक रेफर्स टू विच ऑर्गन इन द बॉडी। कार्डियक वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, हार्ट के लिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर किडनी के लिए हमें स्पेशल वर्ड यूज करना है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चे, रीनल। लंग्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चे, पल्मोनरी, राइट। अगर ब्लड से रिलेटेड कोई वर्ड यूज करना होता है तो हम ईमिया वर्ड यूज करते हैं या एमिक, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी से यूरिन के एक्सक्रीशन का करेक्ट पाथ क्या है। सबसे पहले कहां पर ब्लड फिल्टर होगा, किडनी के अंदर। किडनीज के भी जो फंक्शनल यूनिट है जिनको हम क्या कहते हैं बच्चे, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के अंदर फिल्टर होगा। नेफ्रॉन से आगे कहां जाएगा बच्चे, यूरेटर्स। यूरेटर से आगे कहां जाएगा बेटा, यूरिनरी ब्लैडर। और जो ओपनिंग होती है जिसके थ्रू यूरिन बॉडी से पास आउट होता है उसको क्या कहते हैं बच्चे, यूरेथ्रा, राइट। तो करेक्ट ऑर्डर पूछा है बच्चे आपसे किसका, आप समझे बेटा। तो दीज आर किडनीज, हमारे वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं।
सबसे पहले ब्लड यहाँ फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद यूरेटर के थ्रू कहाँ आएगा बेटा, इनको क्या कहा जाता है बच्चे, यूरेटर्स। ये क्या है बच्चे, यूरिनरी ब्लैडर, और जिसके थ्रू बॉडी से बाहर पास होगा उसको ओपनिंग को हम क्या कहते हैं बच्चे, यूरेथ्रा, राइट। तो करेक्ट ऑर्डर इज सी, किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरेथ्रा। गॉल ब्लैडर मत समझना इसे, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। एक स्टूडेंट है मेरी, हर बार यूरिनरी ब्लैडर को गॉल ब्लैडर लिख के आती है। गॉल ब्लैडर लिवर का हिस्सा है जहां पर बाइल जूस स्टोर होगा, यूरिनरी ब्लैडर वो है जहां पे यूरिन स्टोर होता है, राइट। नेक्स्ट है बच्चे, द लिक्विड यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज। अगर किसी पर्सन की किडनीज काम करना बंद कर दें तो उस पर्सन में क्या करते हैं बेटा, हम उसे डायलाइजिंग मशीन पर रखते हैं, और वहां पे उस मशीन में क्या करते हैं बच्चे, एक डायलाइजिंग फ्लूइड रखते हैं। उस डायलाइजिंग फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल हमारे ब्लड के जैसा होता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट एब्सेंट होता है। तो क्या होगा कि जो ब्लड है वो फिल्टर करेगा, मेम्ब्रेन से पास होगा, कॉइल्ड मेम्ब्रेन से, और बाहर उस मशीन में क्या है बच्चे, डायलाइजिंग फ्लूइड। आप समझिए, देखिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर है इस डायलाइजिंग मशीन का, राइट। और क्या है बेटा, इसके अंदर सेलोफेन मेम्ब्रेन की ट्यूब्स प्रेजेंट है, ठीक है, सेलोफेन मेम्ब्रेन की ट्यूब्स प्रेजेंट है। यहां से हम डायलाइजिंग फ्लूइड यहां पे क्या देते हैं बच्चे, हम डायलाइजिंग फ्लूइड, और यहां पे एक एंड से बच्चे हम डायलाइजिंग फ्लूइड देते हैं, देखो, और यहीं से हम दूसरे एंड से क्या करते हैं बच्चे, यहां पे हाँ जी बच्चे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिक्विड यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डायलाइसिस इज। डायलाइसिस क्या है, वो प्रोसेस है, डायलाइसिस को आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। मतलब अगर किसी पर्सन की किडनीज ने पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया, या 70% काम करना बंद कर दिया है, 80% काम करना बंद कर दिया है, तो हम उसे आर्टिफिशियल मशीन पे रखते हैं, आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है, और उस मशीन को कहा जाता है डायलाइजिंग मशीन। उसमें एक फ्लूइड डाला जाता है जिसको कहा जाता है डायलाइजिंग फ्लूइड, जिसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बिल्कुल हमारे ब्लड के बराबर होता है, सिवाय इसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, द लिक्विड यूज्ड इन द डायलाइसिस इज। बहुत इजी है, डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइसिस में जो फ्लूइड यूज हो रहा है उसका नाम है बच्चे डायलाइजिंग फ्लूइड। अब इस फ्लूइड का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बिल्कुल हमारे ब्लड की तरह है, एक्सेप्ट इसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं है, ताकि ओस्मोसिस के थ्रू ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है ब्लड और इसके बीच में, डायलाइजिंग फ्लूइड के बीच में जो सेलोफेन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है मशीन के अंदर, उसके थ्रू खाली नाइट्रोजीनियस वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाए ब्लड में से, और जो है ब्लड फिल्टर होने के बाद वापस से पर्सन के अंदर डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, द लिक्विड यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डायलाइसिस इज। अब देखो बच्चे, हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम कौन कर रहा था, किडनी। क्या बना रहे थे बच्चे, ब्लड को फिल्टर करने के बाद उससे मेन काम है कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव किया जाए, और उस प्रोसेस से यूरिन फॉर्मेशन हो रहा था। तो जब किसी पर्सन की बॉडी में किडनीज काम करना बंद कर देती हैं, उनको आर्टिफिशियल मशीन पर जो है वो डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डायलाइसिस। डायलाइसिस के अंदर क्या है बेटा, हमारी किडनी में जैसे नेफ्रॉन्स हैं कॉइल्ड ट्यूब, ऐसे ही डायलाइजिंग मशीन में कॉइल्ड ट्यूब प्रेजेंट है,
जिसके अंदर से पर्सन की बॉडी से एक आर्टरी और वेन में ट्यूब्स इंसर्ट करेंगे बेटा, और जैसे किडनी के अंदर आर्टरीज के थ्रू, राइट, रीनल आर्टीरियोल पढ़ते हैं आप, वैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू जाएगा बेटा उस डायलाइजिंग मशीन में, और वेन के थ्रू ब्लड फिल्टर होने के बाद हम पर्सन में इंसर्ट करेंगे, राइट। तो अब ये जो ब्लड जा रहा है और ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, इनमें किस में डिफरेंस है? सिर्फ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में, कि इसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं प्रेजेंट, और जो कॉइल ट्यूब प्रेजेंट है इस डायलाइजिंग मशीन में, उसके थ्रू क्या फिल्टर हो जाएगा बेटा? इस ब्लड में से नाइट्रोजीनियस वेस्ट, उसको कलेक्ट कर लेंगे हम और पर्सन की बॉडी में फिल्टर करके ब्लड को वेन के थ्रू वापस से भेज दिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, विच इज द बेस्ट फूड टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज? हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए आप हेल्दी खाना खाओ। इसमें देखो वेजिटेबल्स, लो कैलोरी डाइट। नेक्स्ट है बेटा नॉन वेजिटेरियन फूड विथ फैट्स, हाई कैलोरी डाइट, हाई कैलोरी डाइट। नेक्स्ट है बेटा हमारा कॉस्टली प्रोसेस्ड फूड, तो इसमें क्या होगा बच्चे हमारे पास वेजिटेबल्स और लो कैलोरी डाइट, ठीक है। ये सबसे अच्छा खाना होगा बेटा जिससे हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा। बहुत ज्यादा कैलोरी इनटेक जब आप करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या बहुत ज्यादा फैट्स से भरा हुआ फूड खाते हैं, तो उससे जो हार्ट की ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा बेटा क्या होने के चांसेस होते हैं? ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं। वेजिटेबल्स खाना तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने फूड जो भी आप लंच लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट कम रखें और वेजिटेबल्स का अमाउंट हमेशा ज्यादा रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट? कौन सी नहीं होगी बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जाम्पल? जो डायरेक्शन लेस मूवमेंट होगी। तो प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट, प्लांट रिस्पॉन्स टू वाटर, प्लांट रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, ये सब क्या है बेटा? ये सब तो ट्रॉपिक मूवमेंट है। लेकिन लास्ट पॉइंट क्या है? रिस्पॉन्स टू टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट में जो लीव्स हैं वो क्या शो करते हैं बेटा? टच होने के बाद ड्रूपिंग शो करते हैं, जो कि वाटर की मूवमेंट की वजह से होता है, जो कि डायरेक्शन लेस मूवमेंट है। तो ये जो हमारा डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है कि टच मी नॉट प्लांट में जो रिस्पॉन्स है वो डायरेक्शन लेस है, तो वो ट्रॉपिक मूवमेंट नहीं है। नेक्स्ट है बच्चे, व्हाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी? ह्यूमन बींग्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है बच्चे? 37 डिग्री सेल्सियस। इसको मेंटेन करने के लिए इतनी हाई एनर्जी चाहिए कि हमारी बॉडी में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारी सेल्स तक जाए और हमारी बॉडी में सेम न्यूट्रिएंट से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो, क्योंकि बहुत सारा एनर्जी का पार्ट तो खाली बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जाता है। अब ये कह रहा है कि टेस्टिस बॉडी से बाहर क्यों लोकेटेड होती हैं? स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लो चाहिए। इसीलिए मेल बॉडी में जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक स्क्रॉटल सैक के अंदर होती हैं, राइट। टू मेंटेन लो टेम्परेचर, टू मेंटेन लो टेम्परेचर, राइट, टू मेंटेन हाई टेम्परेचर, कोई बात ही नहीं हुई। टू गिव स्कोप ऑफ द इंटेस्टाइन, नो प्लेस इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? कि लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा, व्हाट विल हैपन टू द पॉटेड प्लांट कैप्ट नियर विंडो इन द रूम? व्हाट विल हैपन टू द पॉटेड प्लांट जो हमने रूम में रखा है, कहाँ? विंडो के पास। वो क्या शो करेगा बेटा? उसका जो शूट पार्ट है दैट विल शो ग्रोथ टूवर्ड्स द लाइट, ग्रो टूवर्ड्स द लाइट, grow towards inside the room, grow direction is indefinite, does not grow properly। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है बेटा, it will show growth towards the light, right। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा, चूज द करेक्ट ऑर्डर, गैमीट्स, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट। पहला ही सही है। सबसे पहले बॉडी में गैमीट्स बनेंगे, फिर मेल और फीमेल गैमीट के फर्टिलाइजेशन होगी बेटा, राइट। फिर नेक्स्ट क्या होगा बेटा? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से जो दोनों सेल्स से बनता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? वन सेल को जाइगोट। अंतर सिर्फ इतना है कि गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, इनके पास क्रोमोसोम का सिर्फ क्रोमोसोम्स का एक सेट प्रेजेंट होता है, और जाइगोट कैसा होगा बेटा? डिप्लॉइड होगा।
इसमें क्रोमोसोम के दोनों सेट प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम पेयर में होंगे, राइट। नेक्स्ट है बेटा हमारा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स टू द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड। सबसे पहली बात, कैरेक्टर्स और ट्रेट्स में क्या डिफरेंस है? हालांकि इन्होंने यहां पे एक साथ लिखा है बेटा। कैरेक्टर क्या है आप समझे, जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, लेकिन हाइट के डिफरेंट फॉर्म्स होना, टॉल होना और शॉर्ट होना, ये क्या है बेटा, उसके डिफरेंट ट्रेट्स हैं। लेकिन ट्रेट्स या कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होना, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, इनहेरिटेंस। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक जाते हैं या ट्रेड्स जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। लेकिन क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 100% सिमिलर हो, कुछ ना कुछ वेरिएशंस तो आते ही हैं। जो डिफरेंस होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, या अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम जनरेशन, अमॉन्ग द पेरेंट्स ऑफ द सेम, अमॉन्ग द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, वेरिएशंस, राइट। लेकिन यहाँ पे हमसे डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब भी है बेटा कि बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म बनना। म्यूटेशन का मतलब है कि कुछ ऐसा बदलाव आना जो पहले जेनेटिक सीक्वेंस उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। लेकिन इसमें हमसे सिंपली ये पूछा है इस क्वेश्चन में कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो प्रोसेस है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स की, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम इनहेरिटेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, इफ होमोजाइगस येलो कलर्ड सीड्स एंड ग्रीन कलर्ड सीड्स आर द पेरेंट्स, व्हाट इज द प्रोजेनी इन द F1 जनरेशन। नंबर एक चीज, ये हमें गार्डन पी प्लांट के बारे में पूछा हुआ है और उसके हमें डोमिनेंट ट्रेट्स पहले ही पता होने चाहिए, आपको टिप्स पे होने चाहिए बेटा। तो आपको ये पता होगा कि जो येलो कलर के सीड्स है, येलो कलर्ड सीड्स, ये कैसा फीचर है बेटा, ये एक डोमिनेंट फीचर है, तो हम इसे कैपिटल वाई से करते हैं। एंड ग्रीन कलर्ड सीड्स, इफ होमोजाइगस येलो कलर्ड सीड्स एंड ग्रीन कलर्ड सीड्स, ग्रीन कलर्ड सीड्स, ग्रीन कलर्ड सीड्स के लिए क्या हुआ बच्चे, स्मॉल वाई। व्हाट इज द प्रोजेनी इन द F1 जनरेशन, तो कह रहा है बेटा एक तरफ येलो कलर के सीड्स है, पेरेंट्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूछ रहा है बेटा आपसे, एंड दिस इज स्मॉल वाई, येलो कलर सीड्स, ग्रीन कलर सीड्स। सबसे पहले बात करते हैं बेटा गैमीट्स। गैमीट्स क्या बनेंगे बच्चे हमारे पास, गैमीट्स बनेंगे कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। F1 जनरेशन क्या बनी बेटा हमारे पास, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लेकिन क्योंकि कैपिटल वाई डोमिनेंट है तो सारे ही सीड्स कैसे होंगे बच्चे, सारे सीड्स होंगे हमारे पास येलो कलर के, क्योंकि जो येलो कलर का एलील है उसके प्रेजेंस में जो स्मॉल वाई है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस, राइट। तो देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि इफ होमोजाइगस येलो कलर्ड सीड्स एंड ग्रीन कलर्ड सीड्स आर द पेरेंट्स, व्हाट इज द प्रोजेनी इन द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जितने भी बनेंगे वो कैसे होंगे बेटा, ऑल येलो कलर्ड सीड। ग्रीन कलर्ड सीड तो बन ही नहीं सकते क्योंकि जो रिसेसिव है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। सम येलो सीड्स एंड सम ग्रीन कलर्ड सीड्स, कुछ येलो कलर के सीड होंगे ऐसा भी नहीं है, सारे येलो होंगे, एकदम करेक्ट है। मिक्स कलर सीड ये तो बनता ही नहीं, ठीक बात हो गई बच्चे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा, इफ वी टेक जॉगिंग रनिंग फॉर सम डिस्टेंस वी फील मस्कुलर पेन, इसका रीजन क्या है। अगर हम जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं और हमें मसल्स में बहुत पेन हो रहा है, विग्रस एक्सरसाइज कर ली तब आपकी मसल्स में पेन हो रहा है, तो इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है कि वहां पे एक्यूमुलेशन किसका हो गया, लैक्टिक एसिड का, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब इस चीज को पहले समझते हैं। आप देखिए बेटा जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो कितना है, 12 to 16 पर मिनट, यानी हम एक बार में, एक मिनट में 12 से 16 बार ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं और CO2 रिच एयर को एक्सहेल करते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं,
बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, इन सब के टाइम पर क्या होगा, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर आपकी सेल्स इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर रही हैं कि उनको ऑक्सीजन सप्लाई बहुत जल्दी चाहिए। तो आपका बहुत ज्यादा भी ब्रीदिंग रेट हो जाए तो 30 पर मिनट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी आपकी हर सेल तक जो ऑक्सीजन पहुंचेगी वो सफिशिएंट नहीं होगी, और आपकी स्केलेटल सेल्स अनएरोबिक कंडीशन में जो है वो रेस्पिरेशन शो करेंगी। अनएरोबिक कंडीशन में जो उन तक अभी न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं उनका ब्रेकडाउन करेंगी बिना ऑक्सीजन के, लैक ऑफ ऑक्सीजन में। अब जब लैक ऑफ ऑक्सीजन में करेंगी बेटा तो वो क्या रिलीज करेंगी, उस टाइम पर क्या बनेगा बेटा, लैक्टिक एसिड। और ये जब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा सेल्स के अंदर, आपकी मसल्स के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा पेन कॉज करता है। तो अगर बहुत ज्यादा पेन हो भी गया है इस रीजन से, तो हम उसको कैसे सही कर सकते हैं बेटा, अगर हम उस एरिया की बहुत ज्यादा मसाज करें या हॉट वाटर शावर लें तो क्या होगा, वहां पे ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगे और वापस से वहां पे जब ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी तो वो इस लैक्टिक एसिड को वापस से CO2 H2O में कन्वर्ट कर देगी, CO2 H2 और एनर्जी में। और आपकी बॉडी में से जब ये लैक्टिक एसिड रिमूव्ड होगा स्केलेटल सेल से, तो अपने आप ही वहां पे रिलीफ फील होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन आर। एंड अब आप समझे बेटा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन तो दोनों है, एक तो जो यीस्ट है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन शो कर रहा है। यीस्ट क्या है, इस दुनिया की सारी फंगस मल्टी सेलुलर है, अकेली ऐसी फंगस जो यूनिसेलुलर है, जो उसका एक्सेप्शन है, उसको हम यीस्ट कहते हैं। यीस्ट जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करेगी तो वो इथेनॉल बनाएगी, राइट, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, राइट। लेकिन हमारी बॉडी में भी तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में समझा कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था, उस टाइम पर तो लैक्टिक एसिड बन रहा था। लेकिन अगर आपके पास ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर अनएरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट पूछा है तो ये एक्चुअल में अनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में कंडीशनल है, लेकिन रियल में जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है, जो बिना ऑक्सीजन के ही होता है, उसका प्रोडक्ट आपको बताना पड़ेगा बेटा, विच इज इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है। तो अच्छा, इसमें दो ऑप्शन है, इसमें दो ऑप्शन है बेटा, एक सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन आर। अब अनएरोबिक रेस्पिरेशन हमने दो जगह देखा है बेटा, एक जो यीस्ट शो करती है कंप्लीटली अनएरोबिक कंडीशन में, और क्या बनाएंगे बेटा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, स्केलेटल मसल्स के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन में, और तब क्या बनता है बच्चे, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तो दोनों हो जाएंगे, A B और B B। तो इसका क्या होगा बेटा, A और B, और कायदे से वैसे इसे A एंड B होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे बेटा हमारा सेशन एंड होता है इसका। ऑल द वेरी बेस्ट। जी मैम। अनीशा कहाँ गई, बंद हो गई मेरी कंप्लीट। यश, 1 मिनट आओगे? ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कहाँ से होगी? 1 सेकंड रुक जाना, मुझे बस बता दो ताकि मैं ये लास्ट क्वेश्चन ना फिर से रिकॉर्ड कर लूंगी। फिर स्टॉप रिकॉर्डिंग पे बस स्टॉप रिकॉर्डिंग पे यहाँ पे ऐसे कर दूंगी इसको, माउस से। अच्छा माउस से, ठीक है, ओके ओके। मैं ये वाला क्वेश्चन दोबारा बोल देती हूँ। यस बेटा, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन आर। अब अनएरोबिक रेस्पिरेशन दो चीजों में हमने देखा बेटा, एक कहां पर, यीस्ट के केस में। यीस्ट क्या चीज है बेटा
कि दुनिया की सारी फंगस मल्टी सेलर है, अकेली ऐसी फंगस जो यूनिसेलुलर है उसको हम यीस्ट कहते हैं। वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करती है और क्या बनाती है बच्चे, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। दूसरा हमने देखा बेटा एनिमल्स के अंदर स्केलेटल मसल्स में क्या बनता है बेटा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन जब लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है क्या बनता है बेटा, लैक्टिक एसिड, राइट। तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी या ए एंड बी, राइट। तो यहां पे हमारा सेशन एंड होता है बेटा। थैंक यू।